हेलो एवरीवन। आप सभी का अपनी वेदांत क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास में दैनिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी। और बायोलॉजी में भी हमने सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट किया वो कोशिका वाला चैप्टर था। तो कोशिका वाले चैप्टर में हमने बेसिक कोशिका का इंट्रोडक्शन ले लिया है। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किससे की थी, वहां तक हमने सब कुछ हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो बिना देर किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कोशिका के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका की संरचना को देखेंगे कि भाई कोशिका अगर बनी है तो कोशिका के अंदर भी क्या क्या होते हैं, है ना। वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे और एक एक सेल ऑर्गन को भी हम जो है डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमने स्टार्ट किया था कोशिका के बारे में पढ़ना कि भाई कोशिका क्या है। हमने कहा कि भाई किसी भी जीव की सबसे छोटी व संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है वो होती है कोशिका। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर या कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना कह दीजिए इसे या कोशिका के घटक कह दीजिए कि भाई कोशिका खुद जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। जैसे अगर हम बात करें कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से सिस्टम बने और सिस्टम से फिर पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनी। तो इसी तरीके से कि भाई जो सेल है उस खुद सेल का भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, वो किन छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है। तो वही सब जो है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कोशिका के घटक या हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या क्या होते हैं वो हमें आज बेसिकली यहाँ देखना है। कोशिका की संरचना की बात करें या कोशिका के घटक की बात करें। कोशिका के कोशिका के घटक। ठीक है? देखो कि पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कोशिका है तो कोशिका के पीछे बाहर जो उसके सबसे बाहर, जैसे हमारे शरीर की हम बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत करें तो त्वचा है। इसी तरीके से कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे और फिर उस परत के अंदर क्या होता है उन सब के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बेसिकली किसी कोशिका का स्ट्रक्चर देखें या कोशिका की किसी संरचना देखें, इसमें सबसे पहले जो इसकी सबसे बाहरी परत होती है उसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली या सॉरी कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या जिसे हम कह सकते हैं सेल वॉल। क्या कह सकते हैं? सेल वॉल। अब कोशिका भित्ति, सेल वॉल किसी भी कोशिका की बाहरी परत है। देखो आप इसको इस तरीके से समझना कि मान लीजिए कि लाइक ये कोई कोशिका है और इस कोशिका की ये सबसे बाहरी परत ही क्या कहला रही है? ये कहला रही है सेल वॉल। अब सेल वॉल है, सेल वॉल है तो पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भाई ये सेल वॉल है, ये कोशिका में क्या काम करती है। क्या सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है या कुछ जीवों की कोशिकाएं ऐसी भी हैं जहां पर ये कोशिका भित्ति या कोशिका परत नहीं पाई जाती है। तो फिर उन जीवों में कोशिका भित्ति अगर सबसे बाहरी परत नहीं है, उन ऐसे जीवों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगी? तो देखो कि अगर बात करें, एक तो ऐसे जीव जिनकी कोशिका में सबसे भारी परत कोशिका भित्ति होती है और अगर एक ऐसे जीव जिनकी कोशिका में सबसे भारी परत अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो फिर दूसरी परत कौन सी होगी? तो वो दूसरी परत होती है कोशिका झिल्ली। परत कौन सी होती है भाई? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो यानी कि किसी भी कोशिका की सबसे भारी वाली जो लेयर है वो तो कोशिका भित्ति कहलाई। अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनकी कोशिका में सबसे बाहर वाला जो ये लेयर है वो कोशिका भित्ति कहलाती है? तो आप सभी को पता है और जैसे ये बात बोली जाती है सबको याद आता है एग्जाम्पल पादप कोशिका। पादप कोशिका। और आज तक जो है हम सब ने छोटी क्लासेस में भी यही पढ़ा है, पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन। और उसके आगे अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी क्या कोई और ऐसी कोशिका है? तो बिल्कुल जी हाँ, इसके अलावा भी ऐसी कोशिका है जिनके शरीर के बाहर की जो भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऐसे जीव कौन कौन से हैं? तो ऐसे की अगर हम बात करें तो जैसे कि जीवाणु कोशिका हो गई। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु कोशिका में भी नहीं होती है। चलिए, अब इस सेल वॉल के अंदर एक और लेयर पाई जाएगी और वो एक और लेयर क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कोशिका झिल्ली। क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली या जिसे कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी जीव कोशिका की दूसरी परत होती है। अब एक चीज और, यहाँ आप एक चीज समझना
कि अगर मैं बात करूं पादप कोशिका की, है ना, लाइक आप इसी को मान लीजिए कि ये एक प्लांट सेल है, ये एक पादप कोशिका है। अगर इस प्लांट सेल, इस पादप कोशिका की हम बात करें तो इसकी सबसे बाहरी परत तो क्या हो गई, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर भी एक और परत पाई जा रही है, वो क्या कहला रही है, सेल मेम्ब्रेन, या जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन ये तो पादप कोशिका की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं जंतु कोशिका की, क्या जंतु कोशिका में भी ऐसा ही होता है, क्या जंतु कोशिका की सेम स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। अब देखो, अगर मैं जंतु कोशिका की बात करूं, लाइक आप इसको मान लीजिए कि ये एक जंतु कोशिका है, ठीक है। जंतु कोशिका की हम बात करें तो इसकी सबसे जो बाहरी परत होती है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या इसे कहेंगे कोशिका झिल्ली। अब देखिएगा आप, अब आप दोनों को जब ये दोनों डायग्राम में यहाँ पर समझा रही हूँ तो बेसिकली आपको खुद को ही अंतर समझ में आ रहा है कि प्लांट सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर उसकी दो परत है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ एनिमल सेल की या जंतु कोशिका की, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक ही परत है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि क्या हुआ, इट मीन्स ये कि प्लांट सेल में तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका की हम बात करें तो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने आप निकल के आ गया कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर हुई ये बात। तो भाई आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोशिका है, कोशिका की सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिका भी है जिनकी सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो फिर ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाएगी, ऐसी कोशिकाएं जिनमें सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होती है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं। और ये क्वेश्चंस भी आता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं कौन सी होंगी, ऐसी कोशिकाएं जिनकी बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होती है वो कहलाती है प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं। यानी हम कह सकते हैं कि जो जंतु कोशिका है वो एक प्रकार की प्रोटोप्लास्ट कोशिका है, ठीक है। तो चलिए देखो कि सेल स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे, सेल स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो एक नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई आपका, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है सभी को पता है। प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं किसे कहेंगे, तो प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं ऐसी कोशिका जिनकी बाहरी परत की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि भाई ऐसी कोशिका जिसकी बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, ये भी सही है। या हम कह दें कि अर्थात जिनकी जिनकी बाहरी परत की बाहरी परत कोशिका भित्ति बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। अब अगर दोनों ही स्टेटमेंट आ जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट में आंसर तो एक ही निकल के आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टू दी पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछकर आपको थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए। घुमाकर क्वेश्चन पूछने का मतलब कि जहां ऐसे आ जाए कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना, जहां सत्य सत्य कथन आपको ढूंढने हो, ऐसे प्रश्न आ जाए तो फिर आपको खुद को ध्यान रखना है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इट मीन्स कि आप उस टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो बेसिक क्या है भाई, कि ऐसी कोशिका जिनकी बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, अर्थात जिनकी बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होगी, वो कोशिकाएं क्या कहलाएगी, प्रोटोप्लास्ट कोशिका, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात करें कोशिका की संरचना की, तो कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति या जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर की जो परत होती है, सेकंड परत जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक कोशिका के माध्यम से ही मैं आपको पहले सारा स्ट्रक्चर समझाती हूँ, फिर उसकी हम थ्योरी अच्छे से ढंग से पढ़ते जाएंगे। तो देखो कि अगर जैसे हम बात करें, मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल को लिया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इधर, जैसे लाइक हम यहाँ पर एक जंतु सेल को ले लेते हैं, जंतु कोशिका को ले लेते हैं। तो पादप कोशिका की मैं बात करूं, पादप कोशिका की मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं जंतु कोशिका की, एनिमल सेल या प्लांट सेल, इनकी बात करें, ठीक है। तो देखो पादप कोशिका में ये सबसे बाहरी लेयर है और ये बाहरी लेयर क्या कहलाएगी, ये बाहरी लेयर कहलाती है सेल वॉल। सेल वॉल या जिसे हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। अब अगर बात करें कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है,
तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में एक और परत होती है, और ये परत क्या कहलाएगी? ये परत कहलाएगी कोशिका झिल्ली। क्या कहलाएगी भाई? कोशिका झिल्ली, या जिसे कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ तो दो लेयर बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक सिंगल लेयर ही होती है, और ये सिंगल लेयर ही क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। चलिए, तो इन दोनों की इस परत को हम क्या कहेंगे? इन दोनों की इस परत को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। चलिए, अब कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, ये तो परतें हैं। अब इन परत के अंदर भी, कोशिका के अंदर क्या होता है? देखो कि अगर इन परत के अंदर की बात करें तो कोशिका में एक द्रव पाया जाता है, चाहे फिर वो कोई सी भी कोशिका हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो। एस सेल के अंदर अगर हम बात करें तो इनमें जो है क्या पाया जाएगा? एक फ्लूइड पाया जाएगा, एक द्रव पाया जाएगा। ये फ्लूइड, ये द्रव क्या कहलाता है? अगर हम बात करें तो टोटल इसमें एक फ्लूइड पाया जाएगा, ये द्रव पाया जाएगा। ये फ्लूइड, ये द्रव की इसकी बात करें तो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला ये द्रव जो है, ये कहलाता है जीव द्रव्य। इसे क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव पाया जाता है, संपूर्ण ये द्रव्य आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जीव द्रव्य, या इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये द्रव जो पाया जा रहा है इसको कहेंगे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, या इसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, तो फिर इस जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है? अगर मैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की बात करूं तो ये प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य भी दो भागों में बटा होता है। दो भाग हो सकते हैं इसके, क्या हो सकते हैं? तो देखो, इसके दो भाग क्या होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। एक होगा इसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और एक इसके अंदर होगा केंद्रक जिसे कहेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक या न्यूक्लियस, यानी जीव द्रव्य के भी दो भाग हो गए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक कहाँ है और कोशिका द्रव्य कौन सा कहलाएगा? देखो, यहाँ से आपको बहुत, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगर एक एक लाइन को आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा। लाइफ में दोबारा कभी भी आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे समझना है? समझो इसको कि भाई ये जो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण द्रव, पूरा द्रव क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। अब इस जीव द्रव्य के दो भाग है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक कहाँ होता है? केंद्रक बेसिकली मैं पहले आपको सिर्फ समझाने के तौर पे बता रही हूँ, बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती है, वैक्यूल्स होती है, और बड़ी रिक्तिकाएं होती है, बड़ी वैक्यूल्स होती है। इसके कारण पादप कोशिका में केंद्रक बिल्कुल सेंटर में ना होकर थोड़ा परिधि की ओर होता है। जबकि जंतु कोशिका में हम बात करें तो यहाँ पे रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हम देख लेंगे। तो आप देखो कि दोनों में केंद्रक होता है, तो ये पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका का केंद्रक इधर बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और ये जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका का केंद्रक बिल्कुल यहाँ सेंटर में होगा। चलिए, अब जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ गया। तो अब देखिएगा कि जो ये केंद्रक है, केंद्रक की ये जो परत है, ये केंद्रक भी एक पूरी तरीके से क्या है? कवर है। तो ये जिस लेयर से कवर है, इसकी ये लेयर क्या कहलाएगी? तो इसकी लेयर की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेयर कहलाती है केंद्रक झिल्ली, या इसे कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है इसकी? ये है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह सकते हो आप इसको, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। इधर भी सेम चीज, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब अगर हम बात करें कि भाई केंद्रक के ऊपर भी एक परत है, केंद्रक झिल्ली है, तो इस केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा है। तो ये केंद्रक के अंदर द्रव भरा हुआ है, ये द्रव क्या कहलाएगा? तो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव है वो कहलाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कह सकते हैं हम इसको? तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, चलिए, अब आपको देखो यहाँ से डायग्राम से एक चीज बिल्कुल आपके दिमाग में स्पष्ट हो चुकी है कि जीव द्रव्य पूरा कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन जीव द्रव्य में भी हम बात करें तो हमने इसको दो भागों में बांटा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। ठीक है, तो अब जो कोशिका द्रव्य आपने ये भाग बांटा है, ये कोशिका द्रव्य है का, ये जीव द्रव्य का कौन सा भाग है जो ये कोशिका द्रव्य कहलाएगा? तो जीव द्रव्य में अगर हम बात करें, इस केंद्रक झिल्ली के बाहर, इस केंद्रक झिल्ली के बाहर जो भी ये द्रव भरा हुआ है,
ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। केंद्रक झिल्ली के बाहर वाला जो जीव द्रव्य है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि केंद्रक झिल्ली के बाहर, या यूं कह दो कि कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर, या कह दो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है वो द्रव कहलाता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि कोशिका द्रव्य है तो इस द्रव्य में क्या पाया जाता है, क्यों ये जरूरी है कोशिका के लिए। अगर मैं बात करूं, कोशिका के जितने भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गए, ये जितने भी इनके कोशिका के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन, वो सारे के सारे कोशिका के अंग जो है इस कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन बस हम पहला बेसिक इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या हो गया भाई? कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाने वाला जो द्रव होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक आपको समझ में आ गया कि केंद्रक की अगर आप देखो कि मैंने डायग्राम में बिल्कुल आपको तरीके से समझा दिया है कि पादप कोशिका है तो उसका केंद्रक थोड़ा परिधि की ओर होगा, जबकि जंतु कोशिका की मैं बात करूं तो जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसका रीजन है कि कोशिका का एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं रिक्तिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं वैक्यूल्स। अगर मैं पादप कोशिका में बात करूं तो पादप कोशिका में ये रिक्तिकाएं, ये जो वैक्यूल होती है, ये बड़े आकार की होती है। और ये बड़े होने के कारण ही केंद्रक जो है बिल्कुल परिधि की ओर होता है, क्योंकि भाई इस रिक्तिका ने इतना स्थान घेर रखा है, केंद्रक सेंटर में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है? परिधि की ओर होता है। ठीक है, और अगर इस तरफ मैं बात करूं तो इसमें रिक्तिकाएं होती है बिल्कुल छोटी छोटी, तो इन रिक्तिकाओं का स्थान कोई ऐसा निश्चित भी नहीं है, की वजह से केंद्रक क्या होता है? बिल्कुल बीच सेंटर के अंदर होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब देखो कि यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य में केंद्रक। चलिए, तो यहाँ तक जो अपन ने अभी पढ़ा है उसका हम पहले एक बार थोड़ा थ्योरी देख ले, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोशिका की संरचना या कोशिका के घटक। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, अब दो भागों में हमने कोशिका की संरचना को बांट के पढ़ा है। एक होती है सेल वॉल, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट कैसी कोशिका है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो कोशिकाएं प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं कहलाती है। अब प्रोटोप्लास्ट कोशिकाओं में भी हम बात करें तो इसके भी दो भाग होते हैं। सबसे बाहरी लेयर, किसी भी प्रोटोप्लास्ट कोशिका की, किसी भी प्रोटोप्लास्ट कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लिख दिया, लिखने में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर देखिए, फिर दूसरा भाग इसका होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लास्ट कोशिका स्वयं दो भागों से मिलकर बनी है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। फिर बात करें जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, तो जीव द्रव्य को भी हमने दो भागों में बांट दिया। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य जिसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका न्यूक्लियस या केंद्रक। चलिए अब कोशिका द्रव्य में देखो कि कोशिका का वह द्रव भाग जिसके अंदर कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, और जिन जो अंग अपना अपना कार्य करते हैं, जिनकी वजह से ही कोशिका कार्य कर पाती है। और जो कोशिका हमारे शरीर में कार्य करती है, किसी भी में कार्य करती है, तो जीव के शरीर का वैसा ही कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर भी ये कार्य कौन करवाता है? भाई कोशिका के अंदर स्वयं के खुद के जो अंग है वो कोशिका से कार्य करवाते हैं, और कोशिका जो है हमारे लिए कार्य करती है। चलिए अब देखिएगा, कोशिका द्रव्य जिसके अंदर कोशिका के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, सेल ऑर्गन कौन कौन से हैं, उन सबको हम देखते हैं। क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं कोशिका के अंग पे या सेल ऑर्गन पे। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो जैसे कि सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कोशिका के ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो एकल झिल्ली युक्त है, यानी जो सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब जिनके भी बाहर वाली जो परत है, बाहर जो परत है, उनके शरीर के बाहर जो परत है वो डबल है या सिंगल है, या कुछ कुछ कोशिकांग ऐसे भी है जो कि मतलब झिल्ली रहित होंगे। तो ऐसे पहले हमें ये प्रश्न तैयार करना है कि एकल झिल्ली युक्त यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि दोहरी झिल्ली युक्त यानी डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं। और फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो झिल्ली रहित होंगे, मेम्ब्रेन लेस होंगे। ठीक है? पहले उनको इस तरीके से आप याद कीजिए।
और उसके बाद हम एक-एक सारे कोशिकांग को जो है डिटेल से पढ़ेंगे कि खोज किसने की और इनका कोशिका में क्या कार्य है। तो देखो कि हम अगर बात करें सेल ऑर्गन या कोशिकांग की, तो सेल ऑर्गन या कोशिकांग को हमने 3 भागों में बाँटा है। एक ऐसे कोशिकांग एक ऐसे कोशिकांग जो जिनकी बाहरी परत एकल झिल्ली होती है। ऐसे कोशिकांग जिनकी बाहरी परत एकल झिल्ली होती है उन्हें कहते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग या उन्हें कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक ऐसे कोशिकांग जिनकी बाहरी परत दोहरी झिल्ली होती है, जिनकी बाहरी परत जो है वो दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी है, वो कहलाते हैं दोहरी झिल्ली कोशिकांग या जिसे हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। नेक्स्ट बात करें तो ऐसे कोशिकांग जिनकी बाहरी परत झिल्ली रहित होती है, जिनके बाहर कोई झिल्ली पाई नहीं जाती है, वो कहलाते हैं मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गन या जिसे हम कहेंगे झिल्ली रहित कोशिका। ठीक है। तो इन 3 भागों में बांटकर हमें कोशिकांग पढ़ने हैं। चलो अब देख लेते हैं हम कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो देखो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की मैं बात करूं तो लाइक जैसे गोल्जी काई जो है, कोशिका में जो गोल्जी काई इसका अंग है वो एक एल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइक अंत्य प्रदेवी जालिका जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है लाइसोसोम जिसे कहा जाता है सुसाइडल बेग, लाइसोसोम भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। रिक्तिकाएं, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स जो है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट देखो सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज भी क्या है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आपको इन पांचों के नाम याद रखने हैं। अब आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है। चलिए तो इनको आप एक बार फिर से देख लो, याद कर लो कि भाई गोल्जिकाय, अंत्यप्रतिविशालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका और सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडीज, ये सभी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अगर बात करें माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय, तो माइक्रोबॉडीज और सूक्ष्मकाय भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पैराऑक्सीसोम, एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम और एक होता है स्फीरोसोम। क्या है पैराऑक्सीसोम, क्या है ग्लाइऑक्सीसोम या स्फीरोसोम, ये हम आगे डिटेल से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन या झिल्ली, दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से कोशिकांग है। तो दोहरी झिल्ली कोशिकांग की मैं बात करूं तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। लाइक हरित लवक जिसे कहते हैं प्लास्टिड, ये भी जो है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। केंद्रक लाइक न्यूक्लियस, ये भी क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त। तो यहाँ पर 3 अंग, कोशिका के ये तीनों अंग क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, यानी इनकी जो बॉडी है, इनके शरीर की जो बॉडी है, उसकी बाहरी परत जो है वहां पर 2 झिल्लियों से मिलकर ये बने हुए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो मेम्ब्रेनलेस यानी झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। तारकाय यानी सेंट्रोसोम, ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो कोशिका के ये 2 अंग राइबोसोम और तारकाय, ये दोनों ही क्या है, झिल्ली रहित यानी कि मेम्ब्रेनलेस कोशिका। आपने ये देख लिया होगा, ये स्लाइड वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और इसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि निम्न में से कौन सा कोशिका का अंग झिल्ली रहित कोशिकांग है, या निम्न में से कोशिका का कौन सा अंग दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। चलिए अब हमने देख लिया कि कोशिका द्रव्य में सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, पादप कोशिका में कोशिका कला जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका कला जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका कला कोशिका झिल्ली एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है, इसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। तो देखो कि जो हमने वैसे तो डायग्राम के थ्रू हमने इस चीज को समझ लिया है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो एक प्रकार की क्या है भाई, निर्जीव परत है। ठीक है। चलिए इसके संगठन एवं प्रगति इसके कार्य के अनुरूप अलग अलग होते हैं। तो ये सेल वॉल होती है, जो ये कोशिका भित्ति होती है, इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके का है, ठीक है, इसकी प्रकृति, इसका नेचर जिस तरीके का है, उसी तरीके से इसके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ से बात बनती है कोशिका की भित्ति को लेके कि कोशिका भित्ति जो है इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अलावा और किन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा आपको। नेक्स्ट में बात करूं, क्या पादप कोशिका बनी किसकी होती है, भाई ये एक निर्जीव परत है, किसी ना किसी निर्जीव पदार्थ से भी बनी होगी। जैसे कि सबको नॉर्मली ये पता होता है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या जहां जहां पर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, मेरे कहने का मतलब कि जिन जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, क्या सभी जगह कोशिका भित्ति इस एक ही पदार्थ से निर्मित है, सेल्यूलोज से निर्मित है? ये बिल्कुल नहीं है ऐसा।
अगर हम बात करें तो अब आगे हम यही देखने वाले हैं कि कोशिका भित्ति भी पादपों में किसकी बनी हुई है। हम बात करें कवक में भी पाई जाती है, तो कवक में ये किसकी बनी है। हम बात करें जीवाणु, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति जीवाणु में किसकी बनी होती है। तो अब हम यही देखेंगे कि कोशिका भित्ति कहाँ पर किस पदार्थ से बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अब देखो कि कोशिका भित्ति की बात की जाए तो सेल या कोशिका भित्ति, सेल या कोशिका भित्ति जो कि किसी भी कोशिका की निर्जीव परत होती है, ठीक। अब अगर हम बात करें सबसे पहले पादप के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका के अंदर जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज क्या है ना। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा सेलुलोज क्या है। सेलुलोज की मैं बात करूं तो ये जो है पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि ऐसे जटिलतम अणु जिन जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा जटिल है, ठीक है। तो ऐसे अणुओं से मिलकर जो ये कार्बोहाइड्रेट बनी हुई है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, सेलुलोज। और पादप की अगर हम बात करें तो पादप की कोशिका भित्ति इस सेलुलोज से निर्मित होती है। फिर देखिएगा कि कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कवक होते हैं में भी कोशिका भित्ति, कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई। और आप लोगों ने देखा होगा कि कवक या फंजाई को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि कभी रोटी पर आपने देखा होगा ग्रीन परत आ जाती है ना, वो कवक या फंजाई है, जिसको हम फफूंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फफूंद। आप लोगों ने देखा ही होगा कि घरों में जैसे कभी कोई अचार वगैरह खराब हो जाते हैं तो उस अचार पे भी फफूंद आ जाती है ना, रोटियों पे फफूंद आ जाती है, वो फफूंद या जो फंजाई होती है उसी को कहते हैं कवक, ठीक। अब जो ये कवक है तो ये सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, इसके सूक्ष्म जीव का भी शरीर है। तो इसके शरीर की सबसे बाहरी परत क्या होती है भाई, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। अब कवक में बात करें तो कवक में ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। बेसिकली तो देखो आपको यहीं तक याद रखना है कि काइटिन की बनी होती है। फिर भी इसके अलावा हमारा नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद ही रहेगा, ठीक है। काइटिन की बनी होती है या ग्लूकेनस की बनी होती है या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। मोस्ट ऑफ आपको ऑप्शन में काइटिन ही मिलेगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि काइटिन ऑप्शन में नहीं हो तो फिर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, ग्लूकेनस या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। चलिए, फिर आगे देखते हैं कि जो जीवाणु भी नील हरी शैवाल होते हैं, इट मीन्स कि बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें, जीवाणु या नील हरी शैवालों की हम बात करें, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। देखो, इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की या फिर इसकी बनी होती है म्यूरामिक अम्ल की, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखो शैवाल। शैवाल की बात की जाए, शैवाल यानी एल्गी, शैवाल यानी एल्गी, ठीक है। एल्गी या शैवाल की बात की जाए तो शैवाल में जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है ग्लैकेटनम, ग्लैकेटनम यहाँ पर ये आपको ऐसे लिखना है ग्लैकेटनम, ये ग्लैकेटनम पे मैवेनस सेलुलोज की, मैवेनस नहीं होगा ये मैवकस होगा, मैविकस सेलुलोज से निर्मित होती है किसकी, शैवाल की। शैवाल की कोशिका भित्ति जो है वो ग्लैकेटनम की होती है। एक इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ग्लूकेटनम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टैनम, कि ग्लूकेटैनम वे मैवेनस, मैवेनस सेलुलोज से निर्मित जो है वो शैवाल की कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं जंतु। तो आप सभी को पता है कि जितनी भी एनिमल सेल्स होती हैं, जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बेसिकली आपको ये सब कुछ अच्छे से याद रखना है कि पादप कोशिका में किसकी है, कवक में किसकी है, जीवाणु में नीलहरी शैवाल में किसकी होती है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है कोशिका भित्ति को लेकर। चलिए, अब बात करते हैं हम कि भाई हमने कोशिका द्रव्य से पहले हमने दो झिल्लियों के बारे में बात की है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। हम शुरुआत करेंगे कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलिए, कोशिका भित्ति या सेलुलोज, कोशिका भित्ति सेलुलोज या हेमीसेलुलोज या पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। बेसिकली तो अगर हम बात करें तो ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड्स ही है। कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका भित्ति भाई पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, इसका मतलब सबसे जटिलतम अणुओं की बनी है। तो सबसे जटिलतम कार्बन अणुओं की बनी है तो इसका मतलब दृढ़ होगी, कठोर होगी, रिज्ड होगी, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति दृढ़ होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है भाई, दृढ़ होती है। ये कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण ही तो पादप कोशिकाएं हैं वो बाहरी आघातों को सहन कर सकती है। बाहरी आघातों का मतलब कि हवा अगर बहुत प्रेशर से आ रही है तो भी उसकी बचत
है, बाहर अगर जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उससे भी है। तो कोशिका भित्ति के कारण अगर हम कह दें तो पादप कोशिका की सुरक्षा की जाती है। बाहरी प्राकृतिक जो घटनाएँ होती है, प्राकृतिक आपदाओं से जो है कोशिका भित्ति के द्वारा ही पादप कोशिका की सुरक्षा की जाती है। कि दृढ़ होने का पहला रीज़न ये मतलब दृढ़ होने का पहला उपयोग क्या हो रहा है कि पादप कोशिका सुरक्षित हो। दूसरी हम बात करें कि ये कोशिका भित्ति दृढ़ है तो पादप कोशिका को एक शेप भी देती है। यानी पादप कोशिका में पादप कोशिका का आकार जो होता है वो आकार किसके कारण निश्चित होता है, वो होता है कोशिका भित्ति के कारण। तो देखिएगा कोशिका भित्ति के कार्य दृढ़ होने के कारण कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है और कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है। प्रोटोप्लास्ट। अब चलिए कोशिका भित्ति तो हो गई, कोशिका भित्ति के लिए तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना था, बस यही देखना था कि कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है और पादप, जंतु कोशिका या किसकी बनी होती है, ये सब कुछ हमने देखा। अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट। भई हमने जब स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था कोशिका का, तभी मैंने आपको बताया, एक ऐसी कोशिका जिसकी बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं है, वो कोशिका कहलाती है प्रोटोप्लास्ट कोशिका। देखिए यहाँ पे कि वह कोशिका जिस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वे प्रोटोप्लास्ट कोशिका कहलाती है। और एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका की हम बात करें, लाइक आप इसको मान लीजिए कि ये एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका, तो ये प्रोटोप्लास्ट कोशिका है, इस प्रोटोप्लास्ट कोशिका की ये बाहरी परत तो होती है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली या इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है सारा द्रव भरा होता है और ये सारा द्रव ही क्या कहलाता है, अगर उसकी बात की जाए तो ये द्रव ही क्या कहलाता है, ये द्रव कहलाता है जीव, यानी जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट द्रव्य, जीव द्रव्य जो है पूरा संपूर्ण जीव द्रव्य केवल इस एक ही कोशिका झिल्ली यानी इस एक ही परत से सुरक्षित है। ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाएगी, प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं कहलाएगी। प्रोटोप्लास्ट कोशिका में मेन दो अंग होते हैं प्रोटोप्लास्ट कोशिका के। का एक महत्वपूर्ण अंग होता है कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो है जीव द्रव्य जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जबकि हम बात करें प्रोटोप्लास्ट कोशिका की। ठीक है, चलिए ये कोशिका का जीवित आवरण होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि अगर अभी मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक डिफरेंस करवाऊंगी सेल वॉल और मतलब कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में मैं दोनों में अंतर करके बताऊंगी। देखो कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली जो है वो किसी भी कोशिका का जीवित आवरण होता है, यानी जीवित आवरण है तो इसका मतलब कि ये भी किसी न किसी पदार्थ से बनी होगी और इसका भी कोई ना कोई कार्य होगा। इसका कार्य क्या है? अगर ये जीवित है तो इसका कोई ना कोई कार्य निश्चित है। ये किस काम के लिए कोशिका की ये परत बनी है ना, वो हम देखेंगे। ये पादप वे जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। वही कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। वैसे बेसिकली बात करें तो ये जीव द्रव्य को भी चारों ओर से कवर कर रही है। और अगर हम बात करें कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को भी हमने दो भागों में बांटा था। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य को भी सबसे बाहरी परत कौन सी है भाई, कोशिका झिल्ली है। तो देखो दोनों ही क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। जीव द्रव्य की भी सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य की भी सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। यानी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए कि जीव सुरक्षा कौन सी झिल्ली के द्वारा की जाती है तो कोशिका झिल्ली आएगा आंसर। क्वेश्चन इस तरीके से भी आए कि कोशिका द्रव्य की जो है सुरक्षा किस झिल्ली के द्वारा की जाती है, तब भी आंसर क्या आएगा, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो देखो कि ये पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये कोशिका द्रव्य के चारों ओर से घेरे रहती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है, प्रोटीन व फास्फोलिपिड का बना होता है। ये कोशिका झिल्ली होती है, इसके 3 आवरण होते हैं। ये अभी मैं सब आपको एक डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड पे सिखाऊंगी, ठीक है। और इसे चयनात्मक या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा कहते हैं। तो अब देखो कि कोशिका झिल्ली की बात चले, कोशिका झिल्ली जो है ना बेसिकली ये त्रिस्तरीय आवरण होती है, मतलब इसकी 3 लेयर होती है। अब इसकी 3 लेयर है, पहली चीज तो ये कोशिका की है, तो कोशिका का कोई ना कोई आवरण है और आवरण जो है ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली जो है 3 स्तर की बनी। ये 3 स्तर किस किस के बने होते हैं, ये 3 स्तर की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनते हैं। किससे बनते हैं भाई, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। अब प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी अगर ये कोशिका झिल्ली है, की संरचना कैसी दिखाई देती है, देखना कि प्रोटीन और फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड यानी वसा, वसा और प्रोटीन की परत होती है ये कोशिका झिल्ली। अब देखो कि अगर मैं बात करूं इन वसा के कणों की, तो ये जो वसा के कण होते हैं ये तो 2 स्तर इसकी वसा के कण की ही पाई जाती है। तो कोशिका है, कोशिका झिल्ली जो है वो 3 स्तर की बनी होती है। इसमें अगर हम बात करें
3 स्तर में से 2 स्तर तो इसके होते हैं वसा की परत के होते हैं, वसा की परत की, मतलब ये फास्फोलिपिड लेयर है, फास्फोलिपिड्स लेयर होती है, ये वसा की परत होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई ये एक लेयर जो प्रोटीन की आएगी, वो प्रोटीन की लेयर किस तरीके से इस कोशिका झिल्ली को निर्मित करेगी। देखो पहले तो कि इस सबसे दाएं बाएं की बात कर लो या अंदर बाहर की बात कर लो, कि दो परत तो इसकी किसकी है भाई, दो परत इसकी होती है, वसा की परत होती है जिसे हम फास्फोलिपिड लेयर कहते हैं। इन दो परतों के बीच में ही जो है प्रोटीन धसे हुए होते हैं। जो प्रोटीन है वो इन दोनों परतों के बीच में धसे हुए होते हैं, प्रोटीन की एक ही लेयर होती है। लेकिन अगर प्रोटीन की भी मैं बात करूं तो प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार से धसे हुए होते हैं। कैसे, कुछ प्रोटीन होते हैं जो बिल्कुल केंद्रक में होते हैं, और कुछ प्रोटीन होते हैं जो परिधीय प्रोटीन कहलाते हैं, जो बिल्कुल परिधि पे होते हैं। परिधीय प्रोटीन का मतलब कि जो प्रोटीन है, मान लो यहाँ से इस तरफ से ऐसे फैला हुआ है, इस तरीके से बीच बीच में ऐसे धसा हुआ है अगर प्रोटीन, तो ये प्रोटीन देखो आपकी, ये प्रोटीन क्या कहलाएगा, ये प्रोटीन ऐसा है जो बिल्कुल एक चैम्बर बना रहा है। एक चैम्बर बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी पदार्थ, कोशिका झिल्ली से यहाँ से कोई भी पदार्थ इस प्रोटीन के माध्यम से यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है ना। तो एक तरीके से तो चैम्बर का काम कर रहा है, पदार्थों के आवागमन पे पदार्थ यहाँ से आ सकते हैं, एक रास्ता बना रहा है। और कुछ प्रोटीन्स होती है जो बिल्कुल इस तरीके से पाई जाती है इनके बीच, ठीक है। तो बेसिकली कोशिका झिल्ली इन 3 स्तर से मिलकर बनी है, जिसमें 2 स्तर तो होते हैं वसा के और एक स्तर होते हैं प्रोटीन के। लेकिन प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन की जो लेयर होती है इन वसा की लेयरों के बीच में ही होती, ठीक है। अब इसको तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको तो हम कह सकते हैं परिधीय प्रोटीन। भाई आगे हम पढ़ेंगे, प्रोटीन दो प्रकार की होती है, परिधीय प्रोटीन और केंद्रिक प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन किसे कहेंगे, वो कोशिका झिल्ली में पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है, वो प्रोटीन तो क्या कहलाएगी, वो तो कहलाएगी परिधीय प्रोटीन। और जो केंद्रक वाली प्रोटीन है वो कहाँ होती है, वसा की इन दोनों परतों के बिल्कुल बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पर कोशिका झिल्ली की लेयर कैसे दिखती है वो समझ में आ गई आपको। फिर एक चीज सुनिएगा कि कोशिका झिल्ली के लिए कि भाई ये जीवित लेयर है, जीवित परत है, किसी भी कोशिका की कोशिका झिल्ली क्या है भाई, जीवित परत है। फिर अब देखो कि अब मैं आपको एक, यहाँ तक कोशिका झिल्ली तक आपने पढ़ लिया, कोशिका भित्ति आपने पढ़ ली। अब अगर मैं दोनों में आपसे डिफरेंस पूछूं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में आपको डिफरेंस करना है ना, तो चलो अपन कर ही लेते हैं। हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली में अगर हमें से अंतर पूछ लिया जाए तो सभी को पता है कि कोशिका भित्ति तो जो है एक प्रकार की निर्जीव परत है, जबकि मैं बात करूं कोशिका झिल्ली की तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार की सजीव परत है ना। ठीक है, तो पहला मेजर डिफरेंस दोनों में आपको यही समझ में आ गया। फिर बात करें कोशिका भित्ति जो है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं सेल वॉल की और यहाँ बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका भित्ति या सेल वॉल ये कैसी परत होती है भाई, किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती, बाहरी परत होती है, लेकिन कैसी परत होती है भाई, निर्जीव परत होती है, निर्जीव परत होती है यानी नॉन लिविंग लेयर होती है, ठीक है। आगे अगर इधर बात करूं मैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी किसी कोशिका की सबसे बाहरी परत हो सकती है, लेकिन ये कैसी परत है, ये सजीव परत है, ये सजीव परत है, ठीक है। फिर बात करते हैं कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु कोशिका, कवक वे शैवाल, इन सब में ये पाई जाती है। लेकिन मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका वे जंतु कोशिका, पादप कोशिका वे जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका वे जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या अनुपस्थित, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है यानी कि अनुपस्थित होती है, ठीक है। इधर अगर बात करें कि किसी भी जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है क्या, तो किसी भी जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऐसे जो है सत्य सत्य में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कोशिका भित्ति भाई जंतु कोशिका में पाई जा रही है, पादप कोशिका में भी पाई जा रही है। तो यहाँ पर की जो कोशिका झिल्ली है, क्या कोशिका झिल्ली जो अभी अभी अपने पढ़ा था, जस्ट पहले पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली जो वो खुद 3 परतों से मिलकर बनी है, क्या कोशिका भित्ति की कोई परत होती है, कोशिका भित्ति की कोई परत नहीं होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति की कोई परत नहीं होती।
चलिए, अब जो कैंडर ये जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की अगर मैं बात करूँ, तो कोशिका झिल्ली जैसे कि अगर हमने बात की कोशिका भित्ति, ये तो किसी भी पादप कोशिका के लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? ये पादप कोशिका को एक आकार देती है, ठीक है? उसकी सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से। अब अगर अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली का मेन काम क्या है? ये कोशिका झिल्ली का मेन काम है कि ये जंतु कोशिका को जो है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, तो इसका मतलब ये जंतु कोशिका को बाहरी आघातों से बचाने का काम करेगी, जंतु कोशिका को एक शेप देगी। इसके अलावा भी क्या कोशिका झिल्ली के काम है? बिल्कुल है, कोशिका झिल्ली के काम है कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ जो है कोशिका के अंदर आएंगे, वही कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर से कोई पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर सकता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप एक बॉल लो और उसमें पानी रखो और पानी में आप किशमिश डालो। आप थोड़ी देर उस किशमिश को वहां रहने दो और उसके बाद आपको पता चलता है कि किशमिश फूल गई। अब किशमिश फूल गई, ये सबको नॉर्मली पता होता है कि भाई वो पानी जो था वो किशमिश के अंदर चला गया है ना। या मान लो कि आप एक अंगूर लो और अंगूर को उसके अंदर डालो, तो आपको पता है कि थोड़ी देर बाद में वो अंगूर जो है वो सिकुड़ गया है ना। यानी कि आपने दोनों ही एक्सपेरिमेंट में एक चीज देखी कि कोई बाहरी पदार्थ है जो कोशिक मतलब उस फल के अंदर गया है ना। जैसे किशमिश की बात करें, तो बाउल वाला जो वाटर था वो उसके अंदर चला गया, मतलब वो जल उसके अंदर चला गया है ना। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इस ये कोशिका झिल्ली जो है इसके द्वारा ही कोई पदार्थ कोशिका के अंदर जा पा रहा है और कोई पदार्थ कोशिका से बाहर आ रहा है। तो मेनली अगर कोशिका झिल्ली का कार्य पूछ लिया जाए, तो पदार्थों के आवागमन में बाहर से किसी पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा ना। पदार्थों के आवागमन में अगर कोई सहायक है, तो वो कौन है? कोशिका झिल्ली। चलिए, तो अब कोशिका झिल्ली से कोई पदार्थ अंदर आ सकता है। कौन-कौन से पदार्थ अंदर आएँगे, कौन-कौन से पदार्थ बाहर रहेंगे, उसके आधार पे अगर मैं बात करूँ, तो कोशिका झिल्ली को जो है 2 मतलब कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं और कोशिका झिल्ली को जो है अर्धपारगम्य झिल्ली के अलावा उसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक झिल्ली का मतलब होता है, कि जैसे अभी मैंने बात करी आपसे कि कौन से पदार्थ हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर जाएँगे। यानी एक सेलेक्ट किया जाता है। भई जो पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक होंगे, उन पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने ही क्यों दिया जाएगा? और एक ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए लाभदायक होंगे, उनको उन पदार्थों को कोशिका के अंदर भेजा जाएगा। तो कोशिका झिल्ली का सबसे मेन कार्य ये होता है कि वो ये डिसाइड करती है कि कौन से पदार्थ अंदर जाएँगे और कौन से पदार्थ बाहर रहेंगे। तो एक तरीके से वो चयन कर रही है ना, तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है? दूसरी मैं बात करूँ, तो इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। सेमी मेम्ब्रेल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं इसको अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहेंगे? तो अर्धपारगम्य झिल्ली का कारण कहने का कारण है कि पदार्थ आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही सेलेक्ट करके ये अंदर भेजती है, इसलिए इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक व अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ कोशिका में पदार्थों के आवागमन में भी सहायक होती है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए देखो नेक्स्ट देखिएगा कि जीव द्रव्य, फिर बात करते हैं कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, अब बात कर रहे हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को बाह्य वातावरण से अलग रखती है। अब जीव द्रव्य की सुरक्षा भाई कौन कर रही है? ये दो परत ही तो करती है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, पादप कोशिका की, पादप कोशिका में सबसे बाहर परत होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका के अंदर के सभी अंगों की सुरक्षा कर रही है। जैसे वो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा कर रही है, जीव द्रव्य की भी सुरक्षा कर रही है, द्रव्य में कोशिका द्रव्य की भी सुरक्षा कर रही है, कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगों की भी सुरक्षा। लेकिन हम बात करें जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका में जब सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली है, तो इसका मतलब जंतु कोशिका के अंदर, यानी हम बात करें कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी सब कुछ मटेरियल है कोशिका, उन सब की सुरक्षा कौन करती है? वो करती है कोशिका। तो जीव द्रव्य को बाह्य वातावरण से अलग करती है तथा कोशिका में प्रवेश करने वाले या बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। अभी ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, इसी कारण तो कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने हेतु निम्न मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। तो अब देखो कोशिका झिल्ली के लिए भी मॉडल आए थे कि भाई कोशिका झिल्ली जो है ये त्रिस्तरीय आवरण होती है, मतलब इस ये परतों से मिलकर बनी है। के लिए जो है अलग अलग मॉडल दिए। हमने जो अभी पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था कि भाई वसा की दो परत होती है, इस तरीके से धसी होती है, की जो एक परत होती है वो किस तरीके से होती है वो देखा था। वो मॉडल जो है वो मॉडल कहलाता था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कहा गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी तरीके से कोशिका की परत की भाई त्रिस्तरीय है, उसको समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग मॉडल दिए गए। कौन सा मॉडल क्या कहता है उस पर हमें इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा मॉडल दिया किसने है, उसको हमें जरूर यहाँ पे देखना है, कि बेसिक जनरल साइंस में तो इतना ही ध्यान रखना है।
चलिए, देखो कोशिका के मॉडल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया गया था सिंगरवे निकोलसन, किसके द्वारा दिया गया था भाई? सिंगरवे निकोलसन के। सिंगरवे निकोलसन ने जब कोशिका झिल्ली का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जब कोशिका झिल्ली का उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो उन्हीं के द्वारा ये कहा गया था, कोशिका में जो ये स्तर होते हैं, ये फास्फोलिपिड में प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन की एक परत होती है और फास्फोलिपिड की 2 परत होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था सिंगर। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में वसा की पूरी परत पाई जाती है, जिसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। अब देखो कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं कि भाई बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, इसलिए कुछ प्रोटीन तो क्या होते हैं? वसा की दोनों परत के बीच में रह जाते हैं। और कुछ प्रोटीन जो है वसा की दोनों परत को टच करते हुए, मतलब उसको एक कनेक्शन जोड़ देते हैं दोनों परतों में ना। ये चीज चलो मैं यहाँ फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि ये वसा की 2 परत है। अब कुछ प्रोटीन तो इस वसा की दोनों परतों के बीच बीच में होते हैं, ठीक है, तो ये तो कहलाते हैं केंद्रक प्रोटीन, ठीक है। और कुछ प्रोटीन जो है इस वसा की दोनों लेयर के बीच में धसे होते हैं, तो ये कहलाते हैं परिधीय प्रोटीन। क्या कहलाते हैं? परिधीय प्रोटीन, ठीक है। चलिए, तो कोई भी पदार्थ जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, इसका मतलब वो कोशिका झिल्ली के अंदर जाएगा। अब कोशिका झिल्ली जो कि 3 स्तर से बनी हुई है, कोशिका झिल्ली से कोई पदार्थ जो है किसके माध्यम से जा रहा है? तो कोशिका झिल्ली में आने वाले पदार्थों को सबसे पहले कौन ग्रहण करती है? ये परिधीय प्रोटीन। कि भाई देखो इसी ने एक कनेक्शन बना रखा है इन दोनों लेयर के अंदर, ठीक है। यहाँ से किसी पदार्थ को लेगी और यहाँ से लेते हुए इस पदार्थ को इधर छोड़ देगी, यानी कोशिका के अंदर छोड़ देगी, ठीक है। तो परिधीय प्रोटीन का मेन काम है कोशिका में आने वाले पदार्थों का आवागमन करना। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसका एक और सिद्धांत है, एक और मॉडल है लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल किससे दिया था? तो लिपोइडल मॉडल दिया था ओवरटॉन ने। लिपोइडल मॉडल किससे दिया? ओवरटॉन ने। भाई क्या है लिपोइडल सिद्धांत? ये हमें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब बेसिक इसका आपको ये याद रखना है कि दिया किसने। तो लिपोइडल सिद्धांत जो कि कोशिका झिल्ली से ही संबंधित है, और ये सिद्धांत दिया था ओवरटॉन ने। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है इकाई कला सिद्धांत। इकाई कला सिद्धांत की बात करें तो ये मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। किस दिया था? रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट एक मॉडल आता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया था डेविसन वे डैनियल ने। सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डेविसन वे डैनियल के द्वारा। और आपने देखा होगा सैंडविच मॉडल, इसका नाम सैंडविच मॉडल क्यों है? आपने देखा होगा कि सैंडविच होता है, सैंडविच के बीच में ही आप जैसे बटर चीज वगैरह है ना, वो ये सब रखते हैं ना। तो जो ब्रेड की लेयर होती है वो दोनों लेयर तो क्या कहलाएगी? मतलब फास्फोलिपिड की लेयर कहलाएगी। और इसके बीच के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है लाइक वो क्या हो गया भाई? प्रोटीन की परत हो गई। इस कारण से कि भाई इसको सैंडविच मॉडल कहा गया। इन्होंने जब समझाया था कोशिका झिल्ली जो इसकी परत होती है उसमें कैसे प्रोटीन होते हैं, तो उन्होंने इसी तरीके से सैंडविच मॉडल देके ही समझाया था कि जिस तरीके से सैंडविच में ब्रेड की लेयर होती है और ब्रेड की लेयर के अंदर आप है ना जो मटेरियल डालते हो वो प्रोटीन काम करते हैं। इस तरीके से समझाने पे इस मॉडल का नाम भी क्या रखा गया है? सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनको सबके नाम भी याद रखने हैं। चलिए, तो हमने देखो कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को पढ़ लिया। अब देखो कि जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। हमने सिर्फ अभी तक जो है ऐसे समझो कि हमने बाहरी बॉडी को पढ़ा है। अब हम कोशिका के बिल्कुल अंदर की बॉडी को पढ़ रहे हैं। जैसे जिस तरह के मैं बात करूं, हमारी बॉडी की बात करूं कि हमारे बॉडी के अंदर जो अब पूरा कंकाल है, पूरा स्केलेटन है, उस सब के, और हमारे बॉडी के अंदर जैसे ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ चीजें जो है हमें अब पढ़नी है। जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और ये किससे कहा? ये स्टेटमेंट था हक्सले का। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? अगर मैं बात करूं तो जैसे कोशिका है हमारे शरीर में, कोई कोशिका काम कर रही है तो ही हमारा शरीर काम कर रहा है। अदरवाइज हमारा शरीर भी क्या है? एक खाली डब्बा है भाई, कोई काम नहीं कर सकता। अगर कोशिका ही काम करना बंद कर देगी तो हमारा शरीर भी कोई काम नहीं करेगा। तो हमारे शरीर के सभी कार्य कोशिका के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन कोशिका के स्वयं के कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? कोशिका के अपने अंगों के द्वारा किए जा रहे हैं। और कोशिका के अपने अंग कहाँ पे होते हैं भाई? जीव द्रव्य के अंदर होते हैं। और फिर मैं बात करूं कि आनुवांशिक आनुवांशिक अगर हम बात करें आनुवांशिक पदार्थ की, तो कोशिका का संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ जो होता है कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, यानी कि जीव द्रव्य के अंदर होता है। इस कारण से जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार माना है। और जीवन का भौतिक आधार मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे भाई? हक्सले थे। हक्सले के द्वारा ही ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये ध्यान आपको रखना है।
कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला वे केंद्रक वे कोशिका द्रव्य जी द्रव्य कहलाता है। भाई जी द्रव्य भी दो भागों में बटा है, एक कोशिका द्रव्य जिसे कहेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और एक होता है केंद्रक, केंद्रक यानी ठीक है। इन दोनों के अंदर जो संपूर्ण द्रव है वो द्रव ही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जिसमें जीवन के सभी गुण मौजूद होते हैं। कोशिका के समस्त जीवित भाग को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये कोशिका के समस्त जीवित भाग को, कोशिका के जितने भी अंग हैं सब जीवित है, और वो जीवित है यानी कि लिविंग ऑर्गन्स है। तो लिविंग ऑर्गन्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो इस कारण से कोशिका का समस्त जीवित भाग ही क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और ऐसा किससे कहा था, ऐसा कहा था वॉन मोहल ने। ऐसा किससे कहा है, वॉन मोहल ने कहा है। भाई जो है कोशिका का संपूर्ण जो है उसका संपूर्ण जीवन या उसका समस्त जीवन कहाँ प्रेजेंट है, वो है प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में जो कोशिका के अंग हैं उन कोशिका अंगों के अलावा कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, वसा भी पाई जाती है, प्रोटीन्स भी पाई जाती है। ठीक। और अगर मैं बात करूं हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में भी आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनसे ही हमें पोषण मिलता है, हमें न्यूट्रिशन पूरा इन्हीं से मिलता है ना। कोशिका के अंदर भी न्यूट्रिशन देने वाले पदार्थ कहाँ हैं, तो जीव द्रव्य में। इस कारण से भी जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है। ठीक है, जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य के लिए हमने ये पढ़ा कि भाई भौतिक आधार दिया हक्सले ने, ये खुद दो भागों से बना है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। अब जीव द्रव्य के अंदर हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य, भाई ये सपोज कि ये कोशिका है और इस कोशिका में जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक झिल्ली के बाहर और इस कोशिका झिल्ली के अंदर, ये तो है भाई कोशिका झिल्ली, कोशिका, और ये है केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में जो द्रव पाया जाता है वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोशिका द्रव्य या जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। का द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्र के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं, अगर सजीव संरचनाएं की बात की जाए तो यहाँ पर इट मीन्स की सेल ऑर्गन की बात हो रही है, बात हो रही है, सेल ऑर्गन्स की बात हो रही है। ठीक है, तथा निर्जीव संरचनाएं, और अगर निर्जीव संरचनाएं की बात की जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है जितने भी न्यूट्रल्स पदार्थ होते हैं, जिस तरह की कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जो है उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर पदार्थों के बारे में बात की जा रही है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में ना। तो इस तरल पदार्थ में कोष में जो कि कोशिका द्रव्य कहलाता है, इस कोशिका द्रव्य में सजीव संरचनाएं भी होती है, निर्जीव संरचनाएं भी होती हैं। जीवित कणीय पदार्थों को जीवित कणीय पदार्थ के रूप में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जितनी भी सजीव संरचनाएं हैं वो सब क्या कहलाएगी, कोशिकांग कहलाएगी। तरल पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे जल भी होता है, ग्लाइकोजन होता है, वसा, वे अन्य पदार्थ होते हैं। और ये तरल पदार्थ कैसा होता है भाई, ये होता है निर्जीव पदार्थ। कैसा होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर दो ही चीजें होगी, सजीव और निर्जीव। सजीव की अगर हम बात करें तो कोशिका के सभी अंग यहाँ प्रेजेंट होंगे, और तरल की हम बात करें तो जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब यहाँ पे होंगे। तो यहाँ तक आज जो है हम लोगों ने इस क्लास के अंदर बेसिक हमने स्टार्ट किया था कि कोशिका की संरचना क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, कोशिका के घटक कौन से होते हैं, सबको हमने देखा था। एक बार हम जो है स्लाइड के माध्यम से वापस से देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, सॉरी, कोशिका के घटक की बात की जाए, कोशिका के संरचना की बात की जाए, कोशिका के घटक या कोशिका की संरचना, तो आपने देखा कि सबसे बाहरी परत कौन सी, सेल वॉल, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। उसके बाद में आपने देखा कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कुछ प्रोटोप्लास्ट की हम बात करें तो प्रोटोप्लास्ट खुद दो भागों से मिलकर बना है, एक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और बात करा जाए तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जो है इसको पढ़ा। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई कोशिका झिल्ली के, फिर हमने मॉडल्स देखे कि कोशिका झिल्ली के मॉडल किस किस दिए, ये सब कुछ हमने देख लिया। कोशिका झिल्ली क्या काम करती है वो हमने देखा। फिर जीव द्रव्य में हमने देखा है कि जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कोशिका द्रव्य यानी प्रोटो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य
यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और नेक्स्ट हमने देखा है केंद्रक, यानी कि इस तरीके से जो है हमने आज की क्लास में ये स्ट्रक्चर देखा है कोशिका का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सभी अंगों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में, बट रिवीजन जरूर कीजिए। रिवीजन बहुत ही मस्ट होता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।